आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आप एसपीडीएम कलेक्टर बन सकते हैं। तो सर ने मेरे को सीधा सीधा जवाब दिया, जान प्यारी है मोबाइल। मैंने सीधा बोला सर जान ही प्यारी है। पीछे से लाठी डंडे के साथ मारना पीटना शुरू करते हैं। फिर उसके द्वारा अनिकेत को और 2 लड़कों को भगा दिया जाता है। फिर भी वो लोग भाग भूग के उनको पकड़ लेते हैं, फिर भी इतनी बुरी तरह मारते हैं। और आज 29 तारीख हो चुकी है, 24 तारीख को हमारे भाई अनिकेत ने हमारे बीच से हमें छोड़ के चला गया, उसने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। जन्मदिन था तो सुबह से ही सबको पता चढ़ जाता है, स्टोरी लगती है, तो थोड़ा जन्मदिन की चीज हाईलाइट हो गई थी। तो 5 बजे का टाइम था, अनिकेत मेरे पास पहुंचा, क्योंकि अनिकेत और मैं बहुत प्यार मोहब्बत में रहते थे, दोनों साथ ही रहते थे, सारा सफर साथ ही बीता था। वैसे मैं दुबई में रहता हूँ, 7 साल में आया था इंडिया में। हाँ, तो अनिकेत 7 साल। हाँ जी, तो अनिकेत और मैं घर पे आए, केक लेके आए मार्केट से हम केक लेके आए, तो केक काटा, फिर पटाखे पेटी उटी लाई, पटाखे फोड़े, अच्छे से सेलिब्रेशन किया। कोई भी इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी चीज की, ना ऐसा कोई आगमन था, ना कोई परेशानी थी। केक वेक काटा, अच्छे से सेलिब्रेशन किया, सबसे मिले जुले, सबको केक वेक सर्व किया। फिर हम चले गए अड्डे पे गोल चक्कर पे, वहाँ गए केक थोड़ा पीने खाने, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, कोल्ड ड्रिंक हम करते नहीं, तो हम उधर जाके बैठे। उधर अपनी ही दुकान है, बड़ी कैंटीन है, तो उधर जाके हमने अंडे वंडे छिलवाए, 10-20 अंडे वंडे खाए अच्छे से। अनिकेत मैं 2 लड़के और थे जो पूरे रिश्तेदार थे, तो अच्छे से खाए। वहाँ से हम बाइक लेके नहीं, वहाँ से हम निकल दिए। वहाँ से करीबन 200 मीटर पे कुछ लोग वहाँ बैठते हैं, वहाँ जो अच्छा चीज है वहाँ बैठते रहते हैं लोग, ठीक है। वहाँ पे हम भी जाके बैठ गए। वहाँ पे हम जाके करीबन 10 से 15 मिनट बैठे थे, पेप्सी के 2-4 घूंट पिए, 2-4 गिलास केले वेले खाए, अंडे वंडे खाए। तो इतने ही 10 से 12 लोग थे, जो 10 से 12 लोग थे। किसी के हाथ में नलका हत्ता था, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में रोड थी, किसी के हाथ में सरिया थी, किसी के हाथ में पाइप थी मोटी वाली, मतलब इस तरीके से थे सबके हाथों में। तो हम ऐसे ही बैठे थे, जैसे 4 भाई अब बैठे, तो ऐसे ही बैठे थे। तो एक लड़के ने देखा कि जीजा ये कौन, जैसे ही मैंने इतने नजर देखा, इतने तो उन्होंने हाथों से मिलाकर मेरी कमर में डंडा मार दिया था। बस कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आके अपने आप कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, कुछ चीत नहीं, रानी कोई ईर्ष्या नहीं, कोई कुछ नहीं सर जी, कुछ नहीं। मैं 7 साल में दुबई से आया हूँ, मैं दुबई रहता हूँ। कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद अनिकेत का थोड़ा बहुत विवाद होगा, अनिकेत यहाँ रहता था, लड़कीबाजी का कोई मैटर नहीं सर, गलती से भी नहीं है, क्योंकि हमारा मोहल्ला इधर है और ये 4 मोहल्ले बीच में आते हैं। पहले वाल्मीकि आते हैं, फिर ये माली लोग आते हैं, फिर नाई लोग आते हैं, फिर मोमडन आते हैं, फिर वो मैना ठाकुर आते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैं जोश से उठा, मैंने उनका डंडा पकड़ा, मैंने बच्चों से कहा तुम भागो। तो जो 3 थे अनिकेत और जो 2 बच्चे और थे, वो 2 बच्चे जो थे वो ज्यादा स्पीड में भागे, कैसे भी वो भागने में कामयाब। मैं उन 6-7 से लड़ रहा था, अनिकेत भी वहां से भागा। शायद 100 या 50 मीटर की दूरी पे अनिकेत जैसे ही उन्होंने डंडा वंडा फेंक के मारे होंगे, क्योंकि 10 से 12 लोग हैं, 4-5 मेरे से चपट रहे थे, मेरे पे बहुत डंडे बज रहे थे, कमर में भी ये टांके लगे थे, रोड लगी थी मेरे, अभी का ये रोड लगी थी। तो उसमें उसके बाद तो मैं उनसे लड़ रहा था, अनिकेत उधर भागा। शायद अनिकेत किसी ने सर में ईंट या कुछ चीज मारी, अनिकेत गिर गया और उस पर लाठी डंडों से मारता, उस पर भी की होगी खूब अच्छे से, और मेरे पे भी खूब अच्छे से की थी। जब मेरे यहाँ कनपट्टी पे डंडा लगा तो मैं बेहोश, में एक संग चक्कर आए, मैं पैर घुटने टेका, फिर मैं जोश में उठा, फिर मैं उनके छाती वाती में लात मार के धक्का वक्का देके जैसे ही वहां से भागा, तो मेरे को ये लगा कि अनिकेत भी उन बच्चों के साथ भागने में कामयाब हो गया होगा, मैं ही अकेला हूँ। मेरे को ये नहीं पता था कि अनिकेत उन्होंने पकड़ लिया है, अनिकेत को बहुत मारा है, ये चीजें मेरे को नहीं पता थी। बट उसके बावजूद मेरे फैमिली वाले तुरंत ही पहुंच गए थे। फैमिली वाले पहुंच के मैंने भाइयों को बुलाया, भैया ऐसे आओ। हम वहाँ पे गए ढूंढने के लिए अनिकेत को, जिसमें एक मेरा मोबाइल था 16 प्रो मैक्स और 2 तोले की मेरी सोने की चैन थी, वो भी वहाँ से चीजें खत्म थी, कुछ नहीं था। हाँ, हो गए थे, तो वो चीज सब खत्म थी। तो आज के हम गए देखने के लिए, वहाँ कोई चीजें तो नहीं है, तो वहाँ अनिकेत हमको नहीं मिला कहीं भी, किसी भी रोड पे। तो मेरे को लगा अनिकेत भाग गया होगा, क्योंकि अनिकेत फोन नहीं रहता है। तो सर ने मेरे को सीधा सीधा जवाब दिया, जान प्यारी है मोबाइल। मैंने सीधा बोला सर जान ही प्यारी है, कि उन्होंने रिपोर्ट बना के दी। एक वहाँ के दिमानजी होंगे जो भी होंगे थाने पे, हाँ, नहीं कुछ नहीं था, तुम राइट नोट राइट करने वाले थे। हाँ, उन्होंने कहा था रात के
8:30 बजे की बात है, थाने पे करीबन हम 8:45 पे पहुंचे थे। ठीक है, तो उसके बाद जो चीजें हुई उन्होंने, फिर मैं जब से उन्होंने रेफर कर दिया तो मैंने उनसे कहा कि अब तो मेरा मोबाइल ट्रेस पे लगा, तो मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम उनको पकड़ लेना पीछे। तो उन्होंने कहा बार बार क्यों बोल रहा है, तेरे को जान पे आ रही है, मोबाइल उधर जाने के लिए। तो मैं वहाँ पे, हम बाइक गाड़ी मंगाई भैया से, गाड़ी लेके हम पहुंच गए। करीबन 15 से 20 पुलिस मिनट लेके नहीं गई वहाँ? नहीं, पुलिस वारदात, पुलिस में एक कांस्टेबल गया था। अच्छा, एक कांस्टेबल गया था साथ में, ऐसा नहीं, कांस्टेबल गया था। तो फिर 15 से 20 मिनट में हम जेवर पहुंच गए। तो जेवर तुरंत पहुंचते ही फोन आया कि अनिकेत तो अभी घर नहीं पहुंचा। मैंने बोला अगर घर नहीं पहुंचा तो वहाँ देखो, जल्दी से जाओ। साथ में के दोनों, हाँ, जब आप तो वहाँ से ले गए, आपने अनिकेत को नहीं देखा? अनिकेत वहाँ पे था ही नहीं सर। अच्छा, अनिकेत को अलग ले गए? हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपको सुनो, आप वहाँ अनिकेत था ही नहीं सर। पुलिस के केस में बाकी 2 लोग थे और 4 लोग वहाँ अनिकेत था ही नहीं। आपके साथ टोटल कितने लोग थे? हम 4 लोग थे। 4 लोग थे, 2 भागने में कामयाब हो गए। आपको मारा तो आपने अनिकेत को भी बोला कि भाग? मैंने तीनों को एक साथ तीनों को बोला, तो वो 2 भाग गए, अनिकेत रह गया, मतलब भगा होगा, हाँ, ज्यादा भागा दूर था वो नहीं भी। भाग पाया। हाँ। उसके बाद उन्होंने उसके सर में हाँ। ईंट वगैरह ऐसा कुछ मार दिया, गिरा दिया वो। गिर गया। उसके बाद में आपके साथ मारपीट हुई, आपने भी उनको मारा, आप बेहोश हो गए। हाँ। फिर आपको उठा के कौन लेकर गया पुलिस स्टेशन? नहीं, मैं खुद ही उठा था। आप खुद ही उठे? हाँ। उठ के पुलिस स्टेशन चले गए? नहीं, मैं खुद ही उठा। मैं जैसे बेहोश नहीं हुआ, मेरे को चक्कर आए, मैं एकदम घुटने टेका, जैसे मेरे को मार रहे थे ना, मैं फिर दोबारा जोश में उठा और मैंने धक्का वक्का दिया, लात वात मारी, मैं वहां से बचाव करके आया। अच्छा, थोड़ी दूरी, इतने मेरे घर वाले भाई पहुंच गए थे, इतना मैंने को बुलाया। सब वारदात सिर्फ 8 से 7 मिनट की है बस, क्योंकि उनकी फुल प्री प्लानिंग थी। नहीं, मेरे सामने, वो तो जब मेरे साथ ही मारा तो मेरे सामने मारा है। नहीं ज्यादा, मतलब आप बता, नहीं, मेरे साथ आने के, मेरे सामने आने के में चोट नहीं लगी है। मतलब जब मेरे को कुछ पता ही नहीं है सर, 8 सालों से मैं भी लड़ रहा हूँ, तो मेरे को क्या पता रहेगा। अच्छा, एक था कि उसका जन्मदिन, वो जिसको सेलिब्रेट करने जा रहा है, वो उसके साथ बहुत बड़ी जघन्य अपराध की घटना घटाने वाला है। और आज जब इस तरह की घटनाएं हम लोग देखते हैं तो हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर आज भी हमारे साथ इस तरह की घटनाएं, आज भी हमारे साथ इस तरह के जघन्य अपराध, बेहद अमानवीय, क्रूर और विभत्स कर देने वाली घटनाएं आज भी हमारे समाज के साथ, हमारे नौजवानों के साथ क्यों होती? जब हम यहाँ पहुंचे और उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करके इस पूरी घटना का जायजा लिया, तो यकीन जानिए इस बात का एहसास हुआ कि ये सच है कि मौत कभी भी कहीं से आ सकती है, क्योंकि इस देश में एक सबसे बड़ी चीज है और वो चीज है कि जाती है जो कभी नहीं जाती। आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आप एसपीडीएम कलेक्टर बन सकते हैं, आप बहुत बड़े जमींदार बन सकते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 32 डिग्री ग्रहण करने के बाद भी उनकी जाति ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, इसी प्रकार आज की आजादी के बाद इस देश के शोषित वंचित समुदाय की उनकी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। इस तरह की घटनाएं इस बात का सबूत है। हम इस बात को भी यहाँ कहेंगे कि हम बहुत अच्छी तरह से मानते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जिसने अपराध किया है वो दोषी है, ना कि उसकी पूरी जाति दोषी है। लेकिन अगर अपराधियों का संरक्षण किया जाए, अपराधियों का साथ दिया जाए, तो ये कानून व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल बनता है। हम आज यहाँ आने वाले थे तो रात को तमाम आला कमान अधिकारियों का फोन आ रहा था कि भैया हम घटना में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, हम पूरी मजबूती से कार्रवाई कर रहे हैं, हम पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। अरे भाई 15 अक्टूबर की घटना थी, 15 तारीख की घटना थी ना, 15 तारीख की घटना थी और आज 29 तारीख हो चुकी है। 24 तारीख को हमारे भाई अनिकेत ने हमारे बीच से हमें छोड़ के चला गया, उसने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। लेकिन क्या अभी तक हमें न्याय मिला है? रात हमसे कह रहे थे कि 5 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोग थे, 7 लोग तो नामजद थे, बाकी अज्ञात थे। उनको कब गिरफ्तार करोगे?
24 घंटे के अंदर जमीन में गाड़ने का काम करते हैं, तो अब इन अपराधियों को जमीन में कौन गाड़ेगा जिन्होंने हमारे 17-18 साल के नौजवान को हमारे बीच से भेज दिया। जिसने अनिकेत अपने घर में बड़ा था, मैंने उसकी माँ के दर्द को सुना और आज मैं अपने समाज से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आओ बैठो और उस माँ के दर्द को सुनो जिसने अपना 17-18 साल का नौजवान खो दिया। वो अपने घर में सबसे बड़ा था, कमाने और घर को आगे बढ़ाने का साधन संपन्न करने वाला व्यक्ति था। उसके पिता घर को इतने अच्छे से नहीं देखते हैं, उसके 2 छोटे भाई बहन हैं, 3 भाई बहन है उसके, जिसमें 2 भाई हैं वो भी उनसे छोटे हैं। अब उस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? और जब हम यहाँ मौजूद हो गए और हमने अधिकारियों को फोन लगा के बोला कि भाई हम यहाँ पहुँचने वाले, आप कहाँ हैं, तब अधिकारी हमसे कह रहे भैया एसीपी साहब, और हम लोग दबिश देने गए हैं। मतलब अभी तक अधिकारी सो रहे थे क्या? अब जब हम आ गए तो दबिश देने गए, चलो बढ़िया है, हम आपकी कानून व्यवस्था में कोई भी बाधा नहीं बनना चाहते हैं। आप दबिश देने गए हैं, आप अपराधियों को पकड़ने गए हैं, हम आपके काम में कोई बाधा नहीं बन रहे हैं। वो लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई अभिषेक आ रहा है और जब सवाल पूछेगा तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा, इसीलिए तो कोई खड़ा नहीं आया। बाहर सब खड़े थे, यहाँ तक आया तो नहीं कोई आया, इसीलिए नहीं क्योंकि आज 15 तारीख की घटना थी, 29 तारीख हो गई है। हमारे एक पुलिसकर्मी वीडियो भी बना रहे हैं, हम उनके माध्यम से बनाइए साहब, बनाइए, आपके माध्यम से बात तो पहुंच जाएगी वहाँ। अरे बनाओ यार, छुपा दिया, बैठे रहो, देखो आपके बयानी को पहुंचते वहाँ। हम तो पूर्ण संवैधानिक लोग हैं, सम्राट अशोक के दौर में संविधान जब तक उठाएंगे भी, इसीलिए वीडियो बनाओ और वीडियो बनाकर अधिकारियों को बताओ कि आज अभिषेक यहाँ मौजूद था तो एक भी भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमारे नौकर हैं, एक भी नौकर यहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि वो अपने मालिक का जवाब दे नहीं पाते यहाँ खड़े होकर, इसीलिए मौजूद नहीं थे यहाँ। और मैं ये कह देना चाहता हूँ गौतम बुद्ध नगर के शासन प्रशासन से, इस बात को याद रखिएगा। आइए वकील साहब दिखाइए जरा, मान्यवर मेरे कहने से बना रहा यार वीडियो आपके माध्यम से बात पहुंच जाएगी यार, मैं कैसे पहुंचाऊंगा बताओ? अधिकारी खड़े नहीं यहाँ बात करने के लिए, बना रहा यार, देखो 2% जो नामजद थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? दूसरा, हमारे पास जो एफआईआर है उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं लगी हुई हैं। अब उनमें धाराएं किस लेवल पे बढ़ाई गई हैं, नहीं बढ़ाई गई हैं। 103 सब क्लोज टू लगना था। जब हमारे समाज के किसी व्यक्ति को 4 या 5 या उससे अधिक लोग घेर के मारते हैं तो 103 सब क्लोज टू लगना होता है, बता देना कोई अधिकारियों को जाके। उसके बाद यहाँ पे हमारे परिवार में, क्योंकि वो नौजवान अकेला नौजवान था, वो अपने घर में सबसे बड़ा था, उसको एक गवर्नमेंट जॉब की, उनके लोग हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो भाई बच्चे घूमते रहते ना यहाँ। अच्छा, अपने परिवार को 50 लाख आर्थिक मुआवजा, फिर जो अभी तक कंपनसेशन SC/ST एक्ट का नहीं दिया गया वो कंपनसेशन, उसके बाद में 200 गज परिवार को रहने के लिए प्लॉट, उसके बाद में 5 बीघे जमीन, उसके बाद में एक आर्म्स का लाइसेंस, परिवार को सुरक्षा। अगर वो 1 हफ्ते के अंदर इस परिवार को नहीं दी गई तो यहाँ तो अधिकारी जवाब देने आए या नहीं आए, लेकिन DM कार्यालय में जवाब देने के लिए 1 हफ्ते बाद आप तमाम लोग तैयार रहिएगा। तो प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम है, अगर 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने इन तमाम मांगों को पूरा नहीं किया तो समता मूलक संघ और द डिफेंडर पूरी मजबूती से
गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय का घेराव करेगा इस बात पर। मैं इस प्रदेश में लगातार बार बार होती जा रही है, उनके लिए क्या कहोगे? देखो, ये घटना उत्तर प्रदेश के अंदर पहली नहीं थी जी, और मैं समझता हूं कि आखिरी भी नहीं होगी अगर हमारे लोग आज भी यूनिटी के साथ अपने इस मूवमेंट, अपने इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमें एक दिन एकजुट होने की आवश्यकता नहीं है, हमें सातों दिन 24 घंटे और सातों दिन एकजुट होने की आवश्यकता है। आज जब हम रघुपुरा पहुंचे और उस पीड़ित परिवार की उस माँ के दर्द को सुना तो ये महसूस हुआ कि जब किसी के बीच से किसी का जवान बच्चा चला जाता है तो हम और आप शायद उसको महसूस ही कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पीड़ा वो परिवार सह रहा है, हम उस पीड़ा के बिल्कुल भी भागीदार बन नहीं सकते हैं। लेकिन उस परिवार ने जिस तरीके से बताया कि वो सिर्फ जन्मदिन मनाने गया था, वो अपने चाचा के साथ गया था जो उस घटना में शामिल भी था, जिसके साथ मारपीट हुई, जो ये कुदरत का बहुत बड़ा वो रहा कि उसको चोट आई लेकिन वो हमारे बीच जीवित है। लेकिन अनिकेत भी साथ में था, उसने इस तरह बताया कि हम बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करने के लिए कहीं खाना पीना कर रहे थे, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे बैठ के, वो लोग आते हैं पीछे से लाठी डंडे के साथ मारना पीटना शुरू करते हैं, फिर उसके द्वारा अनिकेत को और 2 लड़कों को भगा दिया जाता है, फिर भी वो लोग भाग भूग के उनको पकड़ लेते हैं, फिर भी इतनी बुरी तरह मारते हैं। तो ये घटनाएं दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और यहाँ की सरकारें या तो ये सुनियोजित हैं कि इनको मारो और डराओ और इनके बीच डर का माहौल पैदा करो, या फिर सरकारें ऐसे प्रकरणों को रोकने में अंकुश नहीं लगा पा रही। ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? ऐसी घटनाओं को अगर रोकना है तो हमारे मान्यवर कांशीराम साहब एक पैटर्न देके गए थे कि इस देश में जिनके हुक्मरान होते हैं उनके साथ शोषण अत्याचार नहीं होते हैं, और जिनके हुक्मरान नहीं होते हैं उनके साथ शोषण अत्याचार निरंतर होते रहते हैं। तो आज हम सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है और एकजुट होकर देश की शासक जमात बनने की आवश्यकता है। आज जो स्थिति चल रही है, नई नई पार्टियां जो हो रही हैं, तो उससे क्या अंदाजा लगा सकते हो कि एकजुट हम हो पाएंगे? मैं ये समझता हूं कि जो पीड़ा आपके माध्यम से हम लोग समाज के सामने रख रहे हैं, ये पीड़ा समाज के हर उस व्यक्ति की है जो इस सामाजिक मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहता है, कुछ ना कुछ जानता है, कुछ ना कुछ मानता है। लेकिन हम सब लोगों को जमीनी स्तर पे उतर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, अपने नेताओं को एकजुट करने की बात करनी पड़ेगी। आज हर हम लोग यूनाइट नहीं हो रहे तो उसका कारण सिर्फ एक है कि भाजपा के लोग एकजुट हो जाते हैं, कांग्रेस के लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन हमारे अम्बेडकरेट मूवमेंट को लोग एकजुट नहीं हो। आप जब देखते हैं जब इनके चुनाव होते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार देके गए और वो वोट का अधिकार बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिला। और जब हम आज देखते हैं कि जब एक्चुअल में मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गांव-गांव जा जाकर लोगों को उस वोट की वैल्यू समझाई, निकल के आया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 4-4 बार शासन किया, समाज एकजुट था, शासन हो गया। लेकिन धीरे धीरे हम अनेकों पार्टियों में विभाजित होते चले गए, जिसकी वजह से हम सत्ता से दूर होते चले गए। हमारे नेताओं की कुछ नीतियां जिनकी वजह से हम दूर होते चले गए। लेकिन सही मायने में हमें करना क्या था? जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बना के छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ शासन सत्ता पे स्थापित हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया जैसा गठबंधन बना के छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ देश का सबसे मजबूत विपक्ष बन सकता है। तो इस देश में अम्बेडकरवाद की मुहिम को आगे बढ़ाने वाले लोग एकजुट होकर शासन सत्ता की ओर क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? हम लोग इस देश में आज भी तीसरा मोर्चा बनने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हमारे नेता आज भी इस देश में भाजपा और कांग्रेस की तरह अम्बेडकरवादियों का महागठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस दिन वो लोग कर लेंगे उस दिन हमारे समाज से शोषण अत्याचार खत्म हो जाएगा। सर, आज के टाइम में बहुजन समाज की सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली, बहुजन समाज के हितैषी पार्टी या संगठन किसको कह सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूँ कि पर्टिकुलर किसी एक को ये कह दिया जाए कि एक ही व्यक्ति उठा रहा है या एक ही उसको कर रहा है। जब मकान बनता है ना तो उसमें मिस्त्री भी काम आता है, मजदूर भी काम आता है, और जो ट्रैक्टर से मलबा लेके आता है वो भी काम आता है। एक अकेला व्यक्ति कभी उस बिल्डिंग को नहीं खड़ी कर सकता है, सब लोगों का योगदान होता है। आज आप माइक लेके चल रहे हैं, घूम रहे हैं, आपका भी एक योगदान है कि आज आप हमारी आवाजों को जनता के बीच तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम कितना भी चिल्लाएं, लेकिन आपके माध्यम से अगर वो समाज के बीच नहीं पहुंचेगी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लेकिन जब आप उसको दिखाओगे तभी तो जनता को पता लगेगा। तो ये कहना बहुत गलत होगा मेरे मायने में कि किसी एक व्यक्ति के करने से, किसी एक नेता के करने से आंदोलन बढ़ जाएगा। सब लोगों को मिलकर
एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई माइनर 1% भी इस मूवमेंट के लिए काम कर रहा है तो वो भी उतना ही जरूरी है, और कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है वो भी उतना जरूरी, क्योंकि सबके साथ से ही हम लोग इस समाज का विकास कर सकते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा बहुजन हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की 9 अक्टूबर में जो रैली हुई उसमें लाखों की संख्या थी सर। उस रैली को देख के विपक्ष के भी होश उड़ गए, उसके लिए क्या कहोगे? क्योंकि आपने भी उसके नहीं, लिए ऐसी रैलियां समाज के बीच होती रहनी चाहिए। हम तो पूरा समाज इस बात के आग्रह को करता नहीं है कि माननीय बहन जी को सड़क पे उतरना चाहिए, रैलियां करनी चाहिए। आज भी उनके बूते का कोई नेता नहीं है देश के अंदर, वो सिर्फ दलितों की या शोषितों वंचितों की नेता थोड़े ही हैं। वो तो इस समाज के अंदर आयरन लेडी के नाम से हम सब लोग उनको जानते हैं, पूरा देश पूरा विश्व जानता है। विश्व की 10 ताकतवर महिलाओं में वो शुमार हैं, वो सम्मिलित हैं, उनका शासन सबने देखा है। कौन नहीं चाहता कि माननीय बहन जी दोबारा से शासन सत्ता की ओर बढ़े, लेकिन बिना एकजुटता के वो पूरा नहीं होगा। आज आप जहां गए रघुपुरा में तो वहां हजारों युवा आपका इंतजार कर रहे थे, तो उन युवाओं के लिए क्या कहोगे सर? मैं बहुत चिंतित रहता हूं भाई। आज जो नौजवान, जो युवा मेरे कहने पे या किसी के भी कहने पे, वो सिर्फ मेरे कहने पे नहीं, वो अनिकेत के दर्द की वजह से वहां पहुंचे थे। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा चेहरा हूं। मैं तो जहां समाज की आवाज जिस तरीके से उठनी चाहिए, जितना मेरे में दम होता है, जितना हमारे बस की होती है, हम अपने लेवल पे उस आवाज को उठाने चला जाते हैं। लेकिन हम बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वो जो युवा जो आज वहां मौजूद था या और भी जगह हम जाते हैं जब वहां मौजूद रहता है, एक्चुअल में सही मायने में उस युवा तक मान्यवर कांशीराम साहब का वो कैडर पहुंचना बहुत जरूरी है। वो निरीक्षण परीक्षण उनका करना बहुत जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी है कि जिस जय भीम के नारे को वो लगाते हैं, एक्चुअल में उस जय भीम के नारे का, उस उद्घोषण का लक्ष्य क्या है, उसका विजन क्या है, हमें किस दिशा की ओर बढ़ना है। लेकिन वो समझाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हमने बीती 23 सितंबर को दिल्ली के अंदर समतामूलक संघ का निर्माण किया, और निर्माण इसीलिए किया कि जो कैडर हमारे बीच से समाप्त हो गया, हम पूरा प्रयास करके माननीय कांशीराम साहब के उन्हीं कैडरों को दोबारा से समाज के बीच लेके जाएं और उस मूवमेंट को स्टैब्लिश करें, एक ऐसा समुद्र बनाए जो सभी धाराओं को, सभी नदियों को, सभी नहरों को अपने अंदर समाहित करने का काम करे। आज जो परिवार के लिए रघुपुरा में आपने मांगे माइक पर जो बोली, तो क्या लगता है अगर सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से उन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्या करा जाएगा सर? देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात कि जब हम वहां जा रहे थे तब भी सीओ, एसीपी, कमिश्नर, एसएचओ, एलआईओ, सब लोगों के बड़े लेवल पे फोन आ रहे थे। सब बता रहे थे भैया इतने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, इतने लोगों पे मुकदमा हो गया है, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है। और हम जब वहां पहुंचे तो हमने कहा कि हम तो सिर्फ पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं यार। और ऐसा नहीं है कि हम लोग आज ये कि संविधान लागू है तो हम उसका इस वो कर देते हैं कि भाई संविधान। भाई सम्राट अशोक ही हम में से थे, सम्राट अशोक की तलवार हम में से थी, उसको चलाने वाले हम में से थे। लेकिन हम उस तलवार को जब तक नहीं उठा सकते जब तक भारत का संविधान देश में, चूंकि हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, तथागत बुद्ध की उस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि जब तक किसी भी बड़े दुश्मन को शांति से हराया जा सकता है, और उसी शांति को लेकर चल रहे हैं। सर, मैंने कहा है कि जिस मांग को आप आज डिस्प्ले करके आए हैं, अगर उस मांग को पूरा नहीं होता है तो आर्टिकल 19 हमें इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता है। आपने मांगे सुनी तो आपने ये भी सुना होगा कि हमने कहा था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम पुलिस कमिश्नरेट का घेराव करेंगे। वो भी अधिकार हमारे पास है, जितना हमसे होगा उस लेवल तक तो जाएंगे। आगे ऐसी युवाओं के साथ या दलितों के साथ या बहुजन लोगों के साथ ये घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या जागरूकता फैलानी चाहिए? सबसे मेन इसके लिए जागरूकता और अवेयरनेस है, तो वो अवेयरनेस सिर्फ एक चीज की है कि आज हम जो रील बाजियां करते हैं, हवाबाजियां करते हैं, मैं समाज के नौजवानों को बताना चाहता हूं कि ये आप आज उस परिस्थिति में हैं कि आपको कोई भी इस देश का हिस्सेदार बनता हुआ नहीं देखना चाहता है। ये बड़ी गहरी बात है, इसको मैं कह रहा हूँ। आज कोई भी आपको इस देश का, इस मुस्तकबिल का हिस्सा बनते हुए नहीं देखना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि आप एसपीडीएम कलेक्टर बनो, कोई नहीं चाहता है कि आप बड़े बड़े जमींदार बनो, कोई नहीं चाहता है कि आप पेट्रोल पंप के मालिक बनो, कोई नहीं चाहता है कि आप बड़े दरोगा बन जाओ। लेकिन अगर आप भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कोई 7 समुंदर पार से नहीं आएगा। आज हम लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को फलाने आदमी ने गाली बक दी, फलाने ने मूर्तियां तोड़ दी, हम जा रहे हैं, हम वहां ये कर रहे हैं, फिर हमारे लोगों पे केस मुकदमे लगते हैं। अरे अगर उसी गांव का कोई बच्चा पढ़ के कल को एसपीडीएम कलेक्टर बन जाएगा तो किसी की हैसियत और औकात है कि कोई बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ दे? बताओ। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे हो हमारे साथ अभिषेक जाटव जी थे, जो कि युवाओं का एक चहेता चेहरा है।
और अब इन्हें किसी परिचय के मोहताज की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने युवाओं के लिए, समाज के लिए, देश हित और प्रदेश हित की सारी वो बातें कही जो इस समय जरूरत है, मूल जरूरतें हैं इस देश और प्रदेश की। तो आप लोग हमारी बातों से, अभिषेक जाटव जी की बातों से कितने सहमत है? प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और